हाँ तो बच्चों चैप्टर 4 में हमने पिछले टॉपिक्स में समांतर प्लेट संधारित्र बनाना सीख लिया था। ठीक है, आज हम उस समांतर प्लेट संधारित्र जो हमने बनाया था जिसमें दो प्लेटें थी, बीच में फ्री स्पेस मतलब कि निर्वात या हवा थी, उसकी धारिता कितनी होती है। हमने धारिता बढ़ाई थी ना उसकी। अब सवाल ये उठता है कि धारिता होती कितनी है उसकी। तो उसका पहले चित्र देखो। ये अब हम सिर्फ ये दो प्लेट ऐसी बनाएंगे, अब उतना बड़ा चित्र नहीं बनाना। यहाँ पर प्लस आवेश बनाएंगे, यहाँ माइनस आवेश। जितना प्लस यहाँ बनाओगे उतना ही माइनस यहाँ बनाना। ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। और ये बनाओगे आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और साइड से ये उपांत प्रभाव जो कि इसको कर्व कर दोगे। ये उपांत प्रभाव को दर्शा दोगे और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको डी मान लोगे। अब इसकी धारिता हमें सी फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी धारिता कितनी होती है ये हमें निकालनी है, क्योंकि हमने धारिता बढ़ाई थी। अब सवाल ये उठता है कि धारिता होती कितनी है। तो इसके लिए बच्चों आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहले उस ट्रिक को समझ लो। इसके लिए ये ट्रिक है, पहले हम E निकालेंगे, फिर हम V निकालेंगे, फिर हम C निकालेंगे। E मतलब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे पहले हम, V मतलब विभवांतर निकालेंगे, और C मतलब धारिता निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप इसको ध्यान से समझ लेना। विद्युत क्षेत्र सबसे पहले, उसके बाद विभवांतर, उसके बाद धारिता। EVC EVC ऐसे करके आप इसको याद रखो। तो सबसे पहले दोनों प्लेटों के मध्य, जो दो प्लेट दिख रही है ना आपको, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां पर एक बिंदु बना लेता हूं। ठीक है, P बिंदु मान लिया इसको। क्या मान लिया? P। ये कैसा आवेश है? धनावेश। धनावेश कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? बाहर की ओर। तो धनावेश ने ये किया, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। ये धनावेश, ये बाहर की ओर E1। इस बिंदु P पर ये धनावेशित प्लेट इस तरफ विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर उत्पन्न करेगी। ये जो ऋणावेशित प्लेट है ये कैसे करेगी? ये अंदर की तरफ ऋणावेश करता है, अंदर की तरफ। ये भी इसी डायरेक्शन में उत्पन्न करेगी E2। तो आप देख रहे हो E1 E2 की डायरेक्शन सेम आ रही है, दिख रही है आपको? क्यों आ रही है सेम? क्योंकि धनावेश ने भी बाहर की तरफ किया और ऋणावेशित प्लेट ने अंदर, खुद के अंदर की तरफ किया। तो ले देखे तो दोनों डायरेक्शन सेम आ गई। E1 और E2 जब सेम आ गए तो दोनों के बीच का जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों को ऐड करके मिलेगा, E1 प्लस E2। बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो E1 और E2 एक ही दिशा में है। इसका विद्युत क्षेत्र E1 है, इसका विद्युत क्षेत्र E2 है। अब दोनों एक ही दिशा में अगर हैं तो इन दोनों को हमें योग कर देना पड़ेगा ताकि हम कुल विद्युत क्षेत्र निकाल सकें। E1 का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि ये चालक प्लेटें हैं। ठीक है, और E2 का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप जाके चालक प्लेट का देख सकते हो। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आप जोड़ देना इनको, सिग्मा अपॉन ये आधा, ये आधा, आधा और आधा मिलके कितना हो गया? 1। तो ये हमारे पास E आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां अगर हम सिग्मा की जगह Q बटा A लिख देते हैं तो E हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यह है, और Q अपॉन A। ये पहली समीकरण। ठीक है, तो हमें क्या समझना है? सबसे पहले E निकालना है। तो एक बिंदु बना लो, उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में बना लो, E1 E2, और दोनों को जोड़कर टोटल विद्युत क्षेत्र E निकाल लो। अब E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। चालक प्लेट का विद्युत क्षेत्र है, आधी प्लेट पर आवेश है, आधी पे नहीं है, इसलिए इसको आधा किया है। वैसे तो चालक प्लेट का ये होता है, पर क्योंकि इस प्लेट पर आधी पर ही आवेश होता है तो फिर इसको आधा कर दिया जाता है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वही, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। बाकी विद्युत क्षेत्र दोनों एक जैसा ही उत्पन्न करते हैं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों
को जोड़ा, आधा और आधा मिलके एक हो गया पूरा। आप जोड़ लेना एलसीएम लेके या जैसे भी कॉमन लेके, क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है जिसको हम लिख देंगे क्यू अपॉन ए। पहला काम हमारा कंप्लीट, ई आ चुका है। ई आ जाने के बाद अब हम ये ई का काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हटाओ, ई का फॉर्मूला छोड़ के बाकी सब हटा दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, वी निकालेंगे हम। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए एक बात हमेशा याद रखो, इसके मात्रक से देख सकते हो। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ई बराबर वी अपॉन डी। विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, विभवांतर बटा दूरी, वोल्ट पर मीटर। इसका मात्रक था ना वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट मतलब V और मीटर मतलब D। ये फॉर्मूला होता है E का, V अपॉन डी। तो V का क्या फॉर्मूला होगा, E इंटू डी। तो विभवांतर जब भी आपको निकालना हो विद्युत क्षेत्र में D का गुणा कर देना बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना ज्यादा तामझाम। तो विद्युत क्षेत्र है ही हमारे पास, इसमें D का गुणा कर दो बस। तो V बराबर ये विद्युत क्षेत्र का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और इसमें D और चिपका दो, तो ये हमारे पास V आ गया। E को निकालने के लिए E1 प्लस E2 किया, और V को निकालने के लिए जो E आया उसमें D का गुणा करा, दूरी का गुणा करा, दोनों के मध्य की दूरी का गुणा कर दिया, तो हमारे पास विभवांतर V आ गया। अब हमें थर्ड स्टेप में C निकालना है, धारिता। तो धारिता का तो सर्वविदित फॉर्मूला है, C बराबर Q बटा V। इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला था ये। तो V का मान यहां रख दो। V का मान रखने पर, तो जैसे ही आप V का मान रखोगे तो C बराबर Q, और ये V डिवाइड में है Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये V का मान हमने उठा के पूरा इसके अपॉन में डाल दिया, Q से Q कट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे पास धारिता आ गई, इसकी C भी निकल गया। तो बच्चों देखा हमने क्या तरीके से हमने निकाला, E V C। E कैसे निकालोगे, E1 प्लस E2, दोनों के विद्युत क्षेत्र को जोड़कर। V कैसे निकालोगे, E इंटू डी निकालोगे, E इंटू डी, दूरी का गुणा कर दोगे बस। और C, ये तो हमारा इस चैप्टर का पहला सूत्र था ही, C बराबर Q बटा V। V आ चुका है, V का मान यहां रख देंगे और C आ जाएगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। कितना इजी बता दिया मैंने आपको, इतना इजी तरीके से बता दिया कि आप कभी भूल नहीं सकते। अब इसको एक बार लिख के देख लेना खटाखट, और इसको कभी भूलोगे नहीं। अब इस सूत्र से हमें ये पता चलता है कि ये जो धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न राशियों पर निर्भर होती है। ये किस किस राशि पर निर्भर है, तो देखते हैं किस किस पर निर्भर है। पहली बात, एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा। क्षेत्रफल A पर कैसे निर्भर है, क्षेत्रफल A पर C प्रोपोर्शनल A, ठीक है, C प्रोपोर्शनल A। जैसे जैसे A बढ़ेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, C भी बढ़ेगा। अब ये क्षेत्रफल क्या बना है वो सुनो। ये प्लेट ऐसी होती है बच्चों, ये जो आपने प्लेट बनाई है ना, ये ऐसी होती है, ये होती है ऐसी। और ये जो क्षेत्रफल होता है, ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है A, पूरे का नहीं होता। पूरी प्लेट पर तो आवेश ही नहीं है, आवेश केवल इस हिस्से पर है, तो जिस हिस्से पर आवेश है उसी का क्षेत्रफल होता है A। तो ध्यान रखना, अगर इस क्षेत्रफल को आप बढ़ाओगे ना, इस क्षेत्रफल को, पूरे के क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसकी हो रही है, तो C भी बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इस संधारित्र में जो क्षेत्रफल यहाँ पे आ रहा है ना A, वो ये वाला क्षेत्रफल होता है, बाकी पूरे का नहीं होता, सिर्फ इसका। लंबाई इंटू चौड़ाई से निकलता है। मान लो ये तो लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर ये घनाकार हुई, अगर ये घनाकार हुई, घन जैसी, तो फिर क्षेत्रफल ये वाला लंबाई के स्क्वायर से निकलता है। तो इसको आप लंबाई इंटू चौड़ाई से भी निकाल सकते हो या लंबाई के स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कि घनाभ है या घन है। ये प्लेट घनाभ भी हो सकती है और घन भी हो सकती है, और हो सकता है वृत्ताकार हो, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी। तो अगर ये वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर,
क्लियर है ना कहानी। तो घनाभ, घन, वृत्तीय, वृत्तीय प्लेट हुई, एक प्लेट यहाँ रखी हुई है, दूसरी प्लेट यहाँ रखी हुई है, ये दो प्लेट इस तरीके से रख दी जाएंगी आपके समक्ष, ठीक है। तो ये दो प्लेट बन, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है। तो प्लेट की शेप कैसी है उस हिसाब से आप उसके क्षेत्रफल को, इस वाले को निकाल सकते हो। तीन ही फॉर्मूले होते हैं, घनाभ के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, घन के लिए भुजा का स्क्वायर, और वृत्तीय है अगर वो भाग तो पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात, सी और डी का संबंध। डी क्या है, दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी डी पर, इसका संबंध है सी प्रोपोर्शनल 1/d, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। जैसे जैसे डी बढ़ेगा ये दूरी को बढ़ा, घटाओ इसको, एक्चुअली इस दूरी को कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी। ये धारिता को बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको। क्षेत्रफल बढ़ा दोगे धारिता बढ़ जाएगी, दूरी को कम कर दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो इनके बीच की दूरी कम से कम रखी जाती है। कैपेसिटर में ज्यादा दूरी नहीं रखी जाती, बहुत छोटी सी दूरी, ताकि धारिता हमें ज्यादा मिल सके। तीसरा, माध्यम पर, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, एक होता है माध्यम पर। माध्यम मतलब जैसे अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर यहाँ पर मैं बताऊं तो कुछ भी नहीं है, हवा है, वायु या निर्वात, निर्वात कह लो या वायु कह लो, लगभग एक जैसी बात होती है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भर दूं तो ऐसा करने से माध्यम की उपस्थिति में भी धारिता बढ़ जाती है। अगर निर्वात या वायु की जगह कोई दूसरा माध्यम, अभ्रक, मोम, पैराफिन, कुछ भी भर दिया जाए, इसके अंदर भर दिया जाए, तो माध्यम भरने पर भी धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। ये हमारा अगला टॉपिक है कि माध्यम भरने पर धारिता किस प्रकार से बढ़ जाती है। तो क्लियर है, तीन बातों पर निर्भर आगे समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, क्षेत्रफल पर, दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर, और एक माध्यम पर। अभी तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, माध्यम होता तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाता, तो धारिता बढ़ जाती है अपने आप। ये माध्यम की धारिता है। अगर माध्यम होगा बीच में तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, जो कि आपने शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ा है। तो एक टॉपिक तो बच्चों आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ये माध्यम का इफेक्ट थोड़ा हम, ये ट्रिक याद रखना, EVC लिख लेना, इसको अपने नोट्स में लिख लेना, ये आगे तक चलेगी ट्रिक, EVC। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि ये जो माध्यम की जो कहानी थी ये कैसे इफेक्ट करता है सी और, हमें ए और डी की कहानी तो सूत्र से समझ में आ जाती है, पर माध्यम की कहानी हमें समझनी है। तो क्या है अगला टॉपिक हमारा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित परावैद्युत पदार्थ, यही माध्यम होता है। ये जो माध्यम में बोल रहा हूं ना, इसका अच्छा वाला नाम है ये माध्यम तो घर का नाम है इसका, माध्यम तो इसका घर का नाम है, और स्कूल का नाम क्या है, परावैद्युत पदार्थ। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित परावैद्युत पदार्थ का धारिता पर प्रभाव, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ये हमारा एक टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले बनाओ संधारित्र, इसकी बनाओ प्लस प्लेट और बनाओ माइनस प्लेट। यहां लिख दो प्लस क्यू आवेश, या मत लिखो, क्या मतलब है वो तो हमें पता ही है। अच्छा, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र इधर प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ ही था। ये E1 E2 देखे थे आपने, ये टोटल विद्युत क्षेत्र था E। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर भर दिया परावैद्युत पदार्थ, भर दिया। पहले तो कुछ भी नहीं था, हवा थी, वायु था। अब मैंने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब आपको पता है परावैद्युत पदार्थ में दो प्रकार के अणु होते हैं, एक ध्रुवीय अणु और एक अध्रुवीय अणु, जो कि हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बता दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये टॉपिक आगे आएगा। जैसे ही हम इसको प्लेटों के बीच में रखते हैं, ये ध्रुवीय अणु ये ध्रुवण हो जाता है इसका, याद है आपको? आप चाहो तो पिछले फर्स्ट पेज पे जाके इस चीज को देख सकते हो। इसका हो गया ध्रुवण। तो ध्रुवण का मतलब होता है पॉजिटिव है जो, वहां तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस, और जो जिस तरफ नेगेटिव है वहां इन अणुओं का पॉजिटिव सिरा आ जाएगा।
ये ध्रुवण कहलाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये माइनस प्लस की तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। इस तरीके से ये अरेंज हो गया परावैद्युत पदार्थ। अब मैंने आपको बताया था ये प्लस माइनस ये कैंसिल, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हटा रहा हूं, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये इधर माइनस बचा रह गया, यहाँ प्लस, ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी ज्यादा है। ये प्लस माइनस कैंसिल, 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 ये प्लस माइनस कैंसिल। एक सिरा नेगेटिव हो गया और एक सिरा पॉजिटिव, दिख रहा है आपको। एक सिरा अब ध्रुवण की वजह से इसका नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा सिरा इसका ध्रुवण की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और बीच वाले जो थे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इस वजह से ये खुद का एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा, ईपी बना लिया इसने प्लस से माइनस। पहले तो केवल ई था, जैसे ही आपने परावैद्युत पदार्थ अंदर डाला, इस परावैद्युत पदार्थ ने अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लिया ईपी। तो अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? जब हमने परावैद्युत पदार्थ अंदर डाल दिया तो अब पहले तो ई था, लेकिन अब परिणामी कितना होगा? ई डैश, और ये होगा कितना? ई, और ये विपरीत है ई माइनस ईपी। इस ई में से अब कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ई डैश बराबर ई का फॉर्मूला सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है, हमने पिछले केस में निकाला ही है अभी। ईपी का होता है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा पी क्या होता है? ये जो माइनस आवेश आ गया ना, तो यहां पर भी पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया। तो इस परावैद्युत पदार्थ का जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, परावैद्युत पदार्थ पे भी आवेश आ गया, तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो सिग्मा पी होता है, और जो प्लेटों का होता है वो सिग्मा होता है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। यहां जब हम ईपी लिखेंगे तो हम यहाँ सिग्मा पी लिख देंगे, और जब हम ई लिखेंगे मतलब प्लेट वाला, तो हम सिग्मा लिख देंगे। अच्छा, ई डैश क्या है? माध्यम, माध्यम अंदर आ चुका है, तो माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या होता था? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इसमें से एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी। क्लियर है ना भाई? वैसे निर्वात का तो ये होता है, जब इसके बीच में कुछ भी नहीं था तो ये था विद्युत क्षेत्र, पर जब कुछ आ गया तो जो माध्यम का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अगर माध्यम का विद्युत क्षेत्र होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से माइनस करके भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर हैं आपस में, ये भी माध्यम का है, ये भी माध्यम का है। इसमें एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो जाएगा, और इस सिग्मा पी को उठा के इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये सिग्मा और ये उधर ले जाएंगे माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इसमें से हम सिग्मा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, इतना हमारे पास समझ में। एक बार फिर समझ लो, एक जो विद्युत क्षेत्र था ये तो था वायु का विद्युत क्षेत्र, जब वायु है, लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ आया तो उसका ध्रुवण हो गया, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो वो विद्युत क्षेत्र के अंदर आते ही ध्रुवण कर देता है, जिससे उसका एक सिरा नेगेटिव और एक सिरा पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से इसने अपना एक विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र बना लिया ईपी। तो अब परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आया ई डैश, वो ई माइनस ईपी आया। अब हम ई को तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता वो ई है, तो वो कितना है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और ईपी को हम सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, वो इसका है विद्युत क्षेत्र। दोनों को माइनस इसलिए किया क्योंकि दोनों अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। ई डैश को हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, तो हमने ई डैश को डायरेक्ट ये भी लिख दिया, और इधर जो चल रहा था उसी को हमने ऐसे भी लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को कट कर दिया, सिग्मा पी को इधर लाके प्लस कर दिया, और सिग्मा बटा एप्सिलॉन आर को उधर जाके माइनस कर दिया, और सिग्मा को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब जो ये सिग्मा पी है इसी को हम ध्रुवण पी कहते हैं। जो ध्रुवण पी है वो सिग्मा पी के बराबर होता है। ठीक है, जो प्रेरित पृष्ठावेश घनत्व है ये, और प्रेरित पृष्ठावेश घनत्व को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुवण।
यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ध्रुवण के फॉर्मूले को। अब ध्रुवण क्या होता था याद करो, काई इंटू ई। पी बराबर क्या होता था, काई इंटू ई। लेकिन अभी ई की जगह हमारे पास विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, ई डैश। ये टोटल विद्युत क्षेत्र तो अब इतना आ गया ना, तो पी को अब हम क्या लिख देंगे, काई ई डैश बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ई डैश को वापस से देखो, ई डैश को वापस से हम ये लिख देंगे, ये लिख सकते हैं हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हमने ई डैश को दोबारा यही लिख दिया बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा को कट कर देंगे, काई इज इक्वल टू इस पूरे को उधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर है, ये अपॉन में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अब इस एप्सिलॉन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एप्सिलॉन आर को 1 से गुणा करोगे एप्सिलॉन आर को 1 से गुणा करोगे एप्सिलॉन आर, माइनस इस एप्सिलॉन आर को इससे गुणा करोगे, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन कट के 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, इसको प्रूफ कराया जाता है। कभी कभी इसकी उत्पत्ति कराई जाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के मध्य संबंध को स्थापित करो। तो यही पूरा डेरिवेशन देखो, छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है ना। पहले दोनों को माइनस करना है, इसको सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इसको सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना है, और इसको डायरेक्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखना है। इसमें से एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेना है, जिसको इससे कट कर देना है। फिर सिग्मा पी यहां से ले जाके प्लस करना है, और इसको उधर ले जाके माइनस करना है। अब सिग्मा पी और पी एक ही बात होती है, ये ध्यान रखना है। ध्रुवण और प्रेरित पृष्ठावेश घनत्व तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। पी को काई इंटू ई डैश रखना है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई डैश हो चुका है। ई डैश को दोबारा यही रख देना है। फिर सिग्मा से सिग्मा को कट कर देना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को यहाँ गुणा कर देना है, एप्सिलॉन नॉट बाहर ही छोड़ना है, एप्सिलॉन आर का अंदर दोनों के साथ गुणा कर देना है। ये आपके पास प्रूफ कराने का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये तो पूरा एक डेरिवेशन रहा, लेकिन प्रभाव क्या हुआ धारिता पे। जब हमने परावैद्युत पदार्थ रखा तो धारिता पर क्या प्रभाव हुआ, देखो विद्युत क्षेत्र कम हो गया, क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र ई था, दूसरा ईपी अपोजिट मिला, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, कम। अब विभव क्या होता है, ई इंटू डी, तो विभव भी क्या हो जाएगा, कम। अगर विद्युत क्षेत्र कम हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने परावैद्युत पदार्थ अंदर डाला, विद्युत क्षेत्र एक विपरीत विद्युत क्षेत्र मिलने लगा, जिससे विद्युत क्षेत्र के मान में, टोटल विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आ गई। दिख रहा है आपको, माइनस माइनस का मतलब कम हो गया। ये कम हुआ तो V क्या होता है, E इंटू डी, तो अगर E कम होगा तो V भी कम हो जाएगा, और C होता है Q बटा V, तो अगर V कम हुआ तो C बढ़ जाएगा, तो धारिता बढ़ जाती है। तो जब आप परावैद्युत पदार्थ अंदर डाल देते हो तो विद्युत क्षेत्र कम होता है, विभव कम होता है, लेकिन धारिता बढ़ जाती है। तो मैंने आपको यही बताया था थर्ड पॉइंट में कि माध्यम जैसे ही हम अंदर डालेंगे, धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ये हमें पता भी चल गया, साथ में हमारा एक डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन को 3-4 बार लिख के याद करना, इसको आप अच्छी तरीके से लिखना, और वीडियो को भी 2-3 बार देखना इसको। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं और है बहुत इजी, बस आप इसको 2-3 बार लिख लोगे, आपको ये याद हो जाएगा। एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लो।